राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इस बार का प्रचार अभियान लीक से हटकर चल रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। आमतौर पर सोशल मीडिया की लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ती दिखाई देती थी, लेकिन इस बार बाजी पलटती दिखाई दे रही है। अब एमपी चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर एक कार्ड वायरल हो रहा है। कार्ड में फोटो एमपी के सीएम शिवराज की है। तो क्या है इस कार्ड में, देखते हैं ये। विदाई का समय निकट आ गया है। 3 दिसंबर को विदाई होनी है। विदाई का कार्ड वायरल हो रहा है। शिवराज मामा की विदाई का कार्ड है, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मामा का विदाई निमंत्रण। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इसी दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि एमपी में इस बार उसकी 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। एमपी विधानसभा की 230 सीटें हैं, यानी कांग्रेस का दावा 2/3 बहुमत का है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार की विदाई का दावा किया है, लेकिन जो कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। इसे जनता के गुस्से का नतीजा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कार्ड में जनता को मतदान का आह्वान करते हुए लिखा है कि एमपी के कंस मामा तुम नहीं सोचना आने को। इस विदाई कार्ड के बीचों बीच डोली में शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन उनका नाम पूरे कार्ड में कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ मामा और कंस मामा का जिक्र है। इसमें मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख 17 नवंबर को ईवीएम के रूप में दिखाई गई है, जबकि काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर के कार्यक्रम को प्रदेश से विदाई का कार्यक्रम बताया गया है। विदाई स्थल में भी सीएम निवास श्यामला हिल्स भोपाल लिखा है। कार्ड के आखिर में बाल मनोहर में नरोत्तम भूपेंद्र गोपाल के नाम लिखे हैं, जो अपने कंस मामा की विदाई में आने का न्योता दे रहे हैं। वैसे ये नाम किसके हैं ये सभी को पता है। शिवराज सरकार में इस नाम के 3 लोग मंत्री भी हैं। कार्ड में नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम विशेष निवेदक के रूप में है। वैसे कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये कार्ड प्रदेश की जनता की ओर से है, जो मामा की विदाई चाहती है, और ये कार्ड प्रदेश की जनता के गुस्से का नतीजा है। शिवराज सिंह चौहान की सत्ता जाने वाली है। इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सत्ता में आने वाली है। दावा तो प्रियंका गांधी ने भी एमपी की धरती से कर दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना जरूर होगी। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली है। एक तरफ 10 अक्टूबर को जहां राहुल गांधी एमपी के शहडोल में पहुंचे थे और बीजेपी से लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी तरफ 12 अक्टूबर को 12 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वडोदरा मंडला में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। रैली को लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारी जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका की रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है, जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एमपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 20 मार्च 2020 का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। बता दें कि शहडोल में राहुल ने जाति जनगणना का दांव खेलकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। राहुल ने कहा था कि एमपी में हमारी सरकार बनी तो पहला काम जाति जनगणना कराने का होगा। ऐसे में ठीक एक दिन बाद प्रियंका की रैली से बीजेपी हैरान है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि एमपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गुटबाजी से लेकर अंदरूनी बगावत ने पहले से ही बीजेपी आलाकमान की परेशानी को बढ़ा रखा है। जहाँ कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में दिखाई दिए हैं, जिससे हर कोई हैरान है। एमपी में प्रियंका की एंट्री से बीजेपी बैकफुट पर है, तो राजस्थान में भी बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी ने 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की, वैसे ही निराश उम्मीदवारों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे राज्य इकाई में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बढ़ते विरोध से बीजेपी आलाकमान भी चिंता में है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी ने जैसे ही 41 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही राज्य में पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी की पहली सूची में अजमेर से सांसद भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी नेता विकास चौधरी यहां से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। अपना नाम काटे जाने की वजह से विकास काफी दुखी हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और उनके सामने वो भावुक हो गए। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा, पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल में मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की किशनगढ़ में मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकास चौधरी की तरह ही पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने आरोप लगाया कि उन्हें भरतपुर से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट से हैं। भरतपुर शहर विधानसभा से टिकट कटने से नाराज अनीता ने
अपने फेसबुक पेज पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने भरतपुर से जवाहर सिंह बेडम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत को भी मैदान में नहीं उतारा गया है। इससे नाराज उनके समर्थक सोमवार रात को वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा हो गए थे। बताया जा रहा है कि शेखावत ने भी वसुंधरा से मुलाकात की है। कई पार्षद उनके समर्थन में इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश शर्मा बानसूर से टिकट मांग रहे थे। फिलहाल वो बीजेपी से निष्कासित हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने मंगलवार को तिजारा में महापंचायत बुलाकर कहा कि सर्वे के आधार पर उनका नाम फाइनल हुआ है और केंद्रीय कमेटी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि सोमवार को पार्टी ने बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज यादव ने कहा कि बाबा बालकनाथ को हर बूथ से सिर्फ एक टिकट मिलना चाहिए और वो भी उनकी हैसियत के लिए। उन्होंने कहा कि पूरे तिजारा क्षेत्र में उन्हें कोई वोट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चौतरफा विरोध को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि ये कमेटी इन नाराज बीजेपी नेताओं को मना पाती है या नहीं, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी में मची इस बगावत का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। राजस्थान बीजेपी में बवाल मचा है और इस बीच राजस्थान में चुनावों की तारीखों में भी अब बदलाव कर दिया गया है। अब राजस्थान में 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने तो राजनीतिक दलों की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने मुख्य विपक्षी दल सपा की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद लखनऊ में जमकर बवाल मचा। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर JPINC कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं होने का हवाला दिया और अंदर जाने से रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने अखिलेश को रोकने के लिए JPNIC के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं गेट को फांदकर कोई भीतर न जा सके, इसके लिए एक दिन पहले ही लोहे की चादर लगवा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर JPNIC का गेट बंद किए जाने से नाराज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 फीट का गेट फांदकर भीतर प्रवेश कर गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अखिलेश का JPNIC के अंदर जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमेशा की तरह बीजेपी ने तुरंत इस घटना को लपक लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अच्छा कूदना जानते हैं तो उन्हें एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। इस बीच सपा मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी किए जाने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे करती है। प्राधिकरण वाले नहीं चाहते थे कि JP नारायण जी को सम्मान मिले, ये पूरी प्रक्रिया इसी मंशा से की गई है। शांत स्वभाव के अखिलेश यादव के इन तेवरों को देखकर हर कोई हैरान है। हैरान तो आज हाईकोर्ट ने भी मथुरा विवाद मामले में कर दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी जमीन पर बड़ा फैसला दिया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह परिसर की जमीन को मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए। इसके अलावा संपूर्ण विवादित परिसर का ASI सर्वे की मांग भी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी ही मांग को लेकर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि इन मुकदमों की सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट में की जाए या फिर मथुरा ट्रायल कोर्ट में। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने साल 2020 में दाखिल की थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है, जब ओरिजिनल सूट ही पेंडिंग है तो ऐसे मामले में जनहित याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इसे टेक्निकल ग्राउंड पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मथुरा शाही ईदगाह मामले में कोर्ट के रुख से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है, वहीं सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई। मोदी सरकार का CJI की कोर्ट में याचिका दायर करना उसकी मुसीबत बन गया और इसी को लेकर जस्टिस BV नागरत्ना ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट की बेंच की ताकत की याद दिला दी। सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र सरकार को जमकर सुनाते हुए कहा कि कोर्ट की बेंच और सीजेआई की बेंच में कोई अंतर नहीं है। बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दरअसल जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के पारित आदेश को वापस लेने के लिए सरकार की ओर से सीजेआई के सामने एक आवेदन का मौखिक रूप से उल्लेख करने पर कोर्ट बेहद नाराज था। जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि हम एक अभिन्न न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट की हर पीठ सुप्रीम कोर्ट ही है। हम एक न्यायालय हैं जो अलग अलग पीठों में बैठे हैं। अपनी बात करूं तो मैं इसकी सराहना नहीं कर सकती हूं। दरअसल जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एक विवाहित महिला के मामले को चिकित्सीय समापन के लिए एम्स नई दिल्ली से संपर्क करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 10 अक्टूबर की शाम 4 बजे एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष दोनों जजों की बेंच के आदेश के खिलाफ मौखिक रूप से उल्लेख किया और इसी मामले में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वो बिना आवेदन दायर किए किसी दूसरी पीठ आदेश में हस्तक्षेप के लिए सीजेआई से संपर्क करने वाले संघ की कार्रवाई से परेशान और चिंतित है। अगर ऐसी मिसाल कायम की गई तो अदालती व्यवस्था चरमरा जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की। बिहार में जाति आधारित गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी करने के बाद घमासान मचा है। हर कोई अपने तर्क से अपनी बात रखकर राज्य की आबादी को संतुष्ट करने में लगा है। इस सर्वे पर सबसे बड़ा आरोप मन मुताबिक जाति तोड़ो और उपजाति जोड़ो अभियान चलाया गया है। बीजेपी लगातार सर्वे को लेकर जेडीयू को घेर रही है। वहीं अब जेडीयू ने भी विपक्षी दल पर जोरदार पलटवार किया है। कहते हैं बिहार की राजनीति जाति पर आधारित होती है। जब जब चुनाव आता है तब तब जातिवाद का जिन बाहर निकल आता है। अब जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल फिर से जातिवाद का कार्ड खेलने में जुट गए हैं और इस खेल में तुरुप का इक्का उन्होंने जातीय जनगणना को बनाया है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी इस कार्ड को खेलकर बीजेपी को पस्त करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष वार कर रहा है। लेकिन अब जेडीयू इसकी भी काट ले आई है। दरअसल जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 है। इसमें 82% हिंदू जनसंख्या है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7% है। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जातियों के वर्गीकरण में भेदभाव हुआ है। यादव कुर्मी की आबादी ज्यादा है, बनिया मल्ला बिंद की कम दिखाई गई है। सीएम डिप्टी सीएम की जाति के लिए उपजाति जोड़ो फार्मूला लगाया गया है। सर्वे में ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सतगोपी जैसे दर्जन भर यदुवंशी उपजातियों को एक जातीय कोड यादव देकर इनकी आबादी 14.26% दिखाई गई है। मल्लाह जाति को 10 उपजातियों में तोड़कर इनकी आबादी 2.60% दर्ज की गई है। नोनिया जाति की आबादी 1.9% दर्ज हुई है, जबकि इनकी बिंद बेलदार उपजातियों को जोड़कर आबादी 3.26% होती है। वहीं इन आरोपों का जेडीयू ने जबरदस्त जवाब दिया है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जगन नारायण सिंह यादव ने कहा, यादवों की संख्या बढ़ाकर दिखाने का बीजेपी का आधार निराधार है। जयंत सिंह यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी का सच ये है कि उनके रणनीतिकारों ने सभी जातियों के नेताओं को टास्क दिया है कि अपनी जाति के सर्वे को कमतर बताएं। ऐसा कर वो अफवाह फैलाना चाहते हैं। अब जेडीयू ने बीजेपी के वार पर पलटवार तो किया है, लेकिन ये सियासत यूं ही